हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं के डी आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल आर एम स्टडी पे। तो ये जो सेशन चल रहा था आपका ट्रांजिस्टर का सेशन था। पहले हम बात कर चुके हैं जितना भी आपका ट्रांजिस्टर का जो अप्लायंसेस है, किस तरह का जो ट्रांजिस्टर फॉर्म होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे उसका कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज की सेशन शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे जो अच्छा न्यूज़ अब आ गया है, आपका ओपीटीसीएल एग्ज़ाम का जो पोस्ट निकल आया है। ठीक है, ओपीटीसीएल का पोस्ट अब निकल आया है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। पर इसमें आपका मेहनत जो है बहुत ज़ोर से आपको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मेहनत जो है जितना शानदार करेंगे उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो पहले हम कुछ टाइम हम पहले इस ओपीटीसीएल के बारे में जान लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम कर रहा है इसका 200 मार्क का एक एग्ज़ाम है आपका। 200 मार्क एग्ज़ाम में से आपका 160 जो आएगा आपका टेक पे आएगा। समझ सकते हैं? 200 से 160 इसमें लिखा गया है प्रोस्पेक्टर में कि 80% आपका आएगा सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब आपका जो स्ट्रीम है, मतलब आप इलेक्ट्रिशियन का ऊपर ही आपका क्वेश्चन आएगा 160 का, और 40 आपका आएगा नॉन टेक पर। इसमें इंग्लिश और जीके और न्यूमेरिकल रीजनिंग ये सब इंक्लूड रहेगा इसमें। पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस चैप्टर के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, जो आपके ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 160 मार्क की ये बहुत आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगला जो 2017 को निकला था, ये वाला ओपीटीसीएल का 2017 को निकला था। 2017 में इसमें 120 टेक था और 80 था नॉन टेक। पर डिफरेंस देख सकते हैं, 120 से लेके 160 तक आपका जो ब्रांच का चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा गिरेगा। तो इस तरह से आपका मेहनत भी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि 160 से आपको 150 प्लस स्कोर होना चाहिए, तब जाके आपका जो है स्ट्रीम बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपका पोजीशन सबसे अच्छा रह जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह से ये जो क्लास आपका है चलता रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में, मतलब संडे या सैटरडे को एक क्लास रखूँगा आपका, जिसमें 100 से ऊपर एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसमें क्वेश्चन भी डिस्कशन हो सके, इस तरह से एक क्लास रखना चाहता हूँ। तो इसका ऊपर आप रिव्यू आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अब जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो चलते हैं आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है ट्रांजिस्टर कनेक्शन के ऊपर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसका टर्मिनल का नाम है आपका एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो उसका कनेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, उसको सबसे जो ज़्यादा डिफिकल्टी करता है उसका कनेक्शन, क्योंकि आपका तो 3 टर्मिनल आपको पता चल गया। एक है आपका एमिटर, बेस और है कलेक्टर। 3 टर्मिनल आपको पता चल गया, तो पहले उसका कनेक्शन कैसा होगा ये भी सोचना चाहिए। क्योंकि दोनों में से जो मैं आपको एक पहले जो बताया हुआ था कि एमिटर और बेस का जो जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन होगा, और बेस और कलेक्टर का जंक्शन ये वाला आपका रिवर्स बायस में कनेक्शन होगा। अगर ये वाला आपका पीएनपी है, अगर ये वाला आपका पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर है, तो कुछ इस तरह से आपका कनेक्शन होगा, रिवर्स बायस में होगा आपका। तो ये इधर कॉमन कौन रहेगी आपका? बेस का नाम कॉमन हुआ, मतलब एमिटर और बेस में एक सोर्स हुआ, फिर बेस को कॉमन करके कलेक्टर और बेस में एक सप्लाई आपका दिया गया है। पर ये जो है स्पेसिफाई हो गया, मैं ऐसा ना करके मैं एमिटर को भी कॉमन करवा सकता हूँ, या चाहे कलेक्टर को भी कॉमन कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ को लेके आपका जो कनेक्शन को 3 तरह का डिवाइड किया गया है। एक है आपका कॉमन बेस, ठीक है, एक है आपका कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, और है कॉमन एमिटर।
तो ये जो चीज़ है कॉमन एमीटर, ये सबसे आपका एफिशिएंट कनेक्शन है, ज़्यादातर ये आपका यूज होता है कॉमन एमीटर कनेक्शन, सबसे एफिशिएंट टाइप है ये। तो ये बेसिक जो चीज़ है इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो तीनों कनेक्शन हर एक का अलग अलग एडवांटेज है, अलग मतलब तरह का यूज है, सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल सबका अलग है। तो चलते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, बेस के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पहले शुरू करने से पहले आपको बताया था दो तरह का होता है ट्रांजिस्टर, आपका है पीएनपी टाइप, एक है आपका एनपीएन टाइप। तो दोनों ही कनेक्शन में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। तो पहले हम एनपीएन की बात कर लेते हैं। तो इस तरह पे हम एनपीएन का फिगर करेंगे। ये आपका ट्रांजिस्टर का सिंबल है जो आपको बताया गया था, ट्रांजिस्टर का सिंबल एरो मार्क देखिए बाहर की ओर है, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये आपका है कलेक्टर टर्मिनल, ये है आपका बेस टर्मिनल, ये है आपका एमिटर टर्मिनल, ठीक। ये एमिटर, ये बेस, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल। तो कलेक्टर टर्मिनल में एक रेजिस्टर आपका कनेक्ट होगा, क्योंकि उस तरफ आपका जो आउटपुट मिलेगा तो ये वाला रेजिस्टर इसके लिए है। तो इसको हम रिवर्स बायस में करने एनपीएन है। तो एन पी वाला कौन सा है, बेस। तो बेस में हम क्या करेंगे, पी है मतलब इधर हम नेगेटिव साइड बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हो गया, क्योंकि रिवर्स बायस में पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ता है आपको जंक्शन ब्रेकडाउन करने के लिए, इसलिए ज़्यादा सोर्सेज दिया गया है। इधर आपका इनपुट सिग्नल होगा, इनपुट। तो एन पी इसको फॉरवर्ड बायस करना चाहिए, कुछ इस तरह सा हो गया। तो बेस वाला जंक्शन इधर कॉमन, क्योंकि कॉमन बेस लिखाया गया है। देखिए एमिटर बेस में आपका बेस कनेक्शन हो गया है, और कलेक्टर बेस में भी आपका बेस आ रहा है। इसका मतलब बेस जो है इधर दोनों तरफ ही कॉमन है, इसलिए इसका नाम है कॉमन बेस, ठीक है। तो इधर आप सिग्नल आप इनपुट देंगे, ये आपका सिग्नल इनपुट, ये इधर आपका आउटपुट मिलेगा, ये आपका आउटपुट मिलेगा। ये है आपका VEB, ये है आपका VCB, ठीक है। कलेक्टर बेस वोल्टेज, ये है एमिटर बेस वोल्टेज जो कि फॉरवर्ड बायस में आपका कनेक्शन हुआ है, ये वाला। तो ये वाला जो पूरा फिगर है आ गया। हाँ, और एक है ये आपका है कलेक्टर करंट IC, ये है आपका है IE एमिटर करंट, ये आपका आ गया NPN का। अगर मैं इस तरह सा PNP का बात करूं, तो PNP ट्रांजिस्टर का बात करूं तो कनेक्शन सेम रहेगा, कुछ इस तरह से आपका आएगा जाएगा ट्रांजिस्टर। देखिए सिर्फ एरोहेड जो है अंदर की ओर रहेगा, ये चीज़ आप मार्क करना। PNP पे आप एरोहेड अंदर की ओर है, तो एरोहेड अंदर की ओर रह गया। इधर आपका रह गया सिग्नल इनपुट, ये वाला आपका बेस का। इधर PNP है मतलब पॉजिटिव साइड लगेगा आपका एमीटर में, ये बेस, ये कलेक्टर हो गया। देखिए ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, क्योंकि P में बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, बेस में आपका नेगेटिव कनेक्ट हो गया, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। पर बेस और कलेक्टर को हमको रिवर्स बायस करना चाहिए। आउटपुट के लिए एक रजिस्टर लगा लेते हैं उधर। तो यहाँ पर आपका बेस का हो जाएगा, कुछ इस तरह सा कनेक्शन हो गया। सेम ये है आपका VCB, ये है आपका VEB ट्रांजिस्टर का कनेक्शन आएगा। करंट का डायरेक्शन इसमें इस तरफ रहेगा, क्योंकि एरो मार्क अंदर की ओर है, तो इधर एरोहेड जो इस तरफ रहेगा, तो ये वाला आपका फ्लो होगा एमीटर करंट, इधर आपका ये वाला फ्लो होगा कलेक्टर करंट। तो देखिए दोनों फिगर में सिर्फ करंट का डायरेक्शन को चेक कीजिए, दोनों ही में ही अलग है। तो इसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूला है, मतलब कनेक्शन के ऊपर कुछ थ्योरी नहीं है। कनेक्शन के ऊपर पहली बात जो है कोई भी थ्योरी नहीं है, पर इसका ऊपर जो बेस्ट फार्मूला है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछ लेता है इसके। तो चलते हैं फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें से आप बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। कि अच्छी चीज़ ये है आपको फिगर को पहले समझना चाहिए। देखिए ये आपका हो गया कलेक्टर करंट, एमीटर करंट, ये वाला हो गया रिवर्स बायस वोल्टेज, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो यहाँ पे ही सब फॉर्मूला निकल के आएगा। तो पहले बात है, पहली जो मार्किंग दे रहा हूँ इसलिए, तो
करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपका कॉमन बेस में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपका आता है अल्फा। अल्फा का क्या है? अल्फा का है आपका IC बाई IE, कलेक्टर करंट डिवाइड बाई एमिटर करंट आपका है अल्फा का वैल्यू। कलेक्टर करंट बाई एमिटर करंट है आपका अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू में आपका मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज ये वाला कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये चीज़ आप जानते हैं, कलेक्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो अल्फा है, अल्फा में जो अल्फा हम डिक्लेयर करते हैं वो है कलेक्टर करंट बटा एमिटर करंट। इसमें आपका VCB जो है रिवर्स बायस वोल्टेज, इसको हम कांस्टेंट कर लेते हैं तो ये वाला उसमें से निकल आएगा। हम बात कर लेते हैं आपका इनपुट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए मैं आपको बताया था ये वाला आपका है इनपुट साइड, ये है आपका आउटपुट साइड। तो इनपुट साइड में बात कर लेते हैं क्या होता है। इनपुट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, आपको तो पता होगा रेजिस्टेंस निकल R=V/I। ये आप फॉर्मूला आपको याद है, बेस्ट फॉर्मूला यही है, इसमें से ही आपको सारे जो चीज़ें निकल के आ जाएगा। तो देखिए इनपुट साइड में आपका वोल्टेज सोर्स कौन है। अगर मैं आपका इनपुट रेजिस्टेंस निकलने की बात करूं, अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो वोल्टेज आपका है फॉरवर्ड बायस में कौन है, वो VEB। तो VEB डिवाइड बाई करंट कौन है उसमें, IE। इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए VEB जो कि आपका फॉरवर्ड में जिस लगाया गया है VEB बटा IE, सॉरी इधर C हो गया IE। तो इनपुट रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, पर हाँ उसमें एक चीज़ आप मार्किंग करना चाहिए, VCB उस टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, VCB कांस्टेंट। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस का अब ये जो निकल आएगा उसमें आपका VCB कांस्टेंट होना चाहिए। इस टाइम आपका ये वाला फॉर्मूला जो है वो है, उसमें आप इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर मैं आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं तो आउटपुट रेजिस्टेंस को देखिए, आउटपुट में आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है VCB। फिगर में देखिए आप VCB लगाया हुआ है, तो इनपुट आउटपुट में आपका करंट क्या है, कलेक्टर करंट IC। तो हो गया क्या, तो आउटपुट में आपका हो गया। आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उधर आपका कांस्टेंट रखना चाहिए @IE कांस्टेंट। तो देख सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपका आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखना चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपका इनपुट का जो करंट है उसको कांस्टेंट रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया जो कॉमन बेस का। अब हम बात करेंगे कॉमन एमीटर का। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉमन एमीटर के बारे में। तो कॉमन एमीटर जो चीज़ है ये सबसे एफिशिएंट है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो अब जो मैं है एक ही टाइप का बता दूंगा, क्योंकि दोनों का जो कंसेप्ट है सेम है, सिर्फ करंट मतलब उसका जो एरोहेड का डायरेक्शन के लेके PN डिसाइड होता है उस तरह से उसका ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एक ही कनेक्शन लेके मैं आपको सारे जो चीज़ अब समझाने वाला हूँ। तो ये देखिए ये वाला आपका ट्रांजिस्टर है क्या, NPN का ले रहा हूँ, ये वाला ट्रांजिस्टर NPN का। तो NPN का देखिए ये वाला आपका आ जाएगा इनपुट टर्मिनल बेस, इधर आपका इनपुट लगाएंगे। इनपुट वाला आपका होगा फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन होगा इनपुट, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन हो गया। क्योंकि ये NPN टाइप है मतलब बेस का है P, तो बेस में लगा लिया हूँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और N में लगाया हूँ मतलब एमीटर का जो N का टर्मिनल है इसमें आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्शन किया हुआ है। तो इस तरह से आपका कलेक्टर में एक रजिस्टर लगवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ही आपका आउटपुट जो है मिलेगा। आउटपुट मिलने के बाद इधर आपका जो है कनेक्शन को हम रिवर्स करवा लेंगे, क्योंकि जब आपका एमीटर का इधर N टाइप है तो इधर हम रिवर्स कनेक्शन करवा लेते हैं। ये हो गया आपका कॉमन एमीटर का जो है फिगर। तो करंट डायरेक्शन दिलवा देते हैं। तो ये वाला होगा उसका करंट डायरेक्शन कुछ इस तरह सा, ये आपका आएगा IC, ये आपका आएगा IE, ये आपका आएगा इनपुट होगा इधर, इसमें इस तरफ आपका आउटपुट मिलेगा। ये आपका है फॉरवर्ड वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं VB, ये आपका है आउटपुट वोल्टेज जिसको V,
VBCE, देखिए VBCE, ई कॉमन आ रहा है, मतलब ये वाला है कॉमन एमिटर का एक टाइप बताया हूँ इसमें। तो इसका ऊपर जो भी फार्मूला है मैं आपको बता दे रहा हूँ, फार्मूला को नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको कॉमन बेस में बताया कि था, उसका जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है अल्फा है, इस तरह से कॉमन एमिटर में भी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इधर आपका आ जाएगा बीटा। ये चीज़ आपको याद रखिए, कॉमन बेस में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपका अल्फा है, कॉमन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा है। इधर आपका बीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा IC/IB, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इधर आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो निकल आया है, इधर आपका बीटा का मतलब करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा है, बीटा का वैल्यू आपका आएगा IC मतलब कलेक्टर करंट बटा मतलब बेस करंट, आपका आ जाएगा बीटा का वैल्यू। इस तरह से अगर आप इधर करंट कलेक्टर करंट निकालना चाहे तो IB मल्टीप्लाइड बाई बीटा आपका आ जाएगा बीटा का वैल्यू, सॉरी कलेक्टर करंट निकालने के जो फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस कैसे निकलेंगे। तो इनपुट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इनपुट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा इस तरफ। तो इनपुट रेजिस्टेंस में आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आपका होगा बेस करंट, ये आपका होगा बेस करंट। तो इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा VBE बटा IB, VBE बटा IB आपका आएगा इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, जिसमें आपका जो VC होगा कांस्टेंट एट VCE कांस्टेंट। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं आउटपुट रेजिस्टेंस का, तो आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस ये रहा इस तरफ, तो आउटपुट रेजिस्टेंस का और वोल्टेज कौन है VCE, खुद पे ही आप फार्मूला निकाल सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं, खुद से ही आप फार्मूला निकाल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी फिगर को कंपेयर करके आपको बता दे रहा हूँ। आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आउटपुट में आपका वोल्टेज है VCE, आउटपुट में आपका करंट कौन सा है IC एट VBE कांस्टेंट, VBE कांस्टेंट। ये हो गया आपका आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, ये हो गया आपका इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला, ये हो गया आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर के बारे में। बता रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले का जो फॉर्मेट था अब का जो फॉर्मेट है एकदम से डिफरेंट है, इसलिए आपका जो मेहनत है बहुत ज़ोर से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब गलती की एक ही भी अगर गुंजाइश होगा ना, तो ये वाला अगर हाथ से चला गया फिर 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2017 के बाद ये वाला फॉर्म 2021 को निकला है, समझ सकते हैं, 2017 के बाद 2021 को निकला है। इसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, बट 4 साल जा सकते हैं, 5 साल या 6 या नहीं भी निकल सकता है। ठीक है, तो आपको आपका मेहनत बहुत ज़ोरदार करना पड़ेगा, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा आपका। आप खुद को ही चैलेंज कीजिए, आपका एक स्पेसिफाई रूटीन बनाए, आप रूटीन बनाने के बाद आप रूटीन को फॉलो कीजिए। आप एक दिन के लिए इतना टास्क लीजिए कि मैं एक दिन में इतना ही कंप्लीट कर रहूँगा, चाहे उसके लिए रात 12 बजे के क्यों ना सुबह हो जाए, आप टास्क कंप्लीट करने के बाद ही रेस्ट लेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 1.5 या 2 महीने में हो जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं करता है, उसका प्रोसेस ही बहुत स्पीड है, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद एक दिन में ही उसका रिजल्ट निकल आता है, रिजल्ट निकलने के बाद बहुत जल्दी ही उसका जो स्किल टेस्ट हो जाएगा, स्किल टेस्ट होने के बाद बहुत जल्दी भी उसमें ज्वाइनिंग दे देते हैं, उसका प्रोसेस बहुत स्पीड है। आप अगर लेट करते चलेंगे पीछे ही रह जाएंगे। इस तरह से आपका मेहनत को उसके हिसाब से लगाने के लिए आपको एक स्पेसिफाइड चार्ट बनाना है, 1 या 1.5 महीने का एक आपको चैलेंज लेना पड़ेगा कि 1 महीने में मैं टारगेट कंप्लीट करूंगा, फिर उसका जो है रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस तरह से आप रूटीन बना के चलिए।
टास्क लीजिए, आज का टास्क आज कंप्लीट कीजिए, फिर अगले दिन का टास्क लीजिए। इस तरह सा प्रोसेस से आप करते जाइए, आपको सक्सेस होगा। मैं हूँ आपके साथ और जितना हो सके मैं मेरी तरफ से आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये जो हो गया कॉमन एमिटर का, अब हम कॉमन कलेक्टर के बारे में बात करेंगे। एमिटर में मैं और एक चीज़ छोड़ के आ गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कॉमन एमिटर में जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का जो फार्मूला बताया था, बीटा का वैल्यू IC/IB है, ये जो फार्मूला है ये सही है। अगर अल्फ़ा को लेके बीटा का वैल्यू आपको पूछा गया हो, अगर आपको अल्फ़ा को लेके मतलब अल्फ़ा का वैल्यू आपको दिया गया है, आपको बीटा का वैल्यू निकालना है उसमें से, तो इसका जो फार्मूला आपका आएगा बीटा = α/1 - α। ये जो फार्मूला है आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसमें से ही आपको पूछता है। इसमें इस फार्मूला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर के बारे में। तो कॉमन कलेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो कॉमन कलेक्टर का जो फिगर है ऐसे ही सेम है, फिगर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पर उसमें जैसे कि कॉमन बेस में हम बेस को कॉमन लिए थे, कॉमन एमिटर में हम एमिटर को कॉमन लिए थे, इस तरह सा कॉमन कलेक्टर में हम कलेक्टर को कॉमन लेंगे। तो इसके ऊपर अगर बात करेंगे, कॉमन कलेक्टर का फिगर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर हम कलेक्टर को कॉमन लेते हैं तो इसलिए मैं कलेक्टर को नीचे रखा हूँ। ये वाला आपका है कलेक्टर का टर्मिनल, ये हो गया आपका बेस का, ये आपका हो गया एमिटर का टर्मिनल, ये हो गया जो ट्रांजिस्टर का फिगर आपको बता दिया। इधर हमको टारगेट क्या है, कलेक्टर को हम कॉमन रखेंगे। तो कलेक्टर को कॉमन, हमको आउटपुट चाहिए, तो इसलिए हमको आउटपुट में एक रजिस्टर कनेक्शन करवा लेते, कुछ इस तरह से एक रजिस्टर कनेक्शन करवा लेते। तो रजिस्टर कनेक्शन करने के बाद इधर हम जो जैसे कि रिवर्स वोल्टेज हम सप्लाई देते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एनपीएन को लेके आप सबका बता रहा हूँ, एनपीएन को लेके। तो इस तरह से एनपीएन की अगर बात करूँ तो इधर आपका रिवर्स वोल्टेज इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा, जहाँ पे आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस लगाया गया है, जिस तरह से आप आउटपुट ले सकते हैं। तो इस इनपुट आपको देना पड़ेगा, ये हो गया आपका इनपुट आपको फॉरवर्ड वाइस में कनेक्शन करना पड़ेगा। कलेक्टर अब हो गया कॉमन, देख सकते हैं ये फिगर में आप अब कलेक्टर आपका कॉमन हो गया है। इधर देखिए, ये आउटपुट आप इधर लेंगे, इनपुट इधर आप ये देंगे इनपुट। फिगर सेम चीज़ जो आपको इधर बता के आया था, इधर भी आपका सेम चीज़ है। ये आपका आ जाएगा एमीटर करंट IE आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेस का करंट IB आपका आ जाएगा। ये हो गया आपको पहला जो फिगर है। इस फिगर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, पर उसका जो डिफरेंस क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जैसे मैं आपको बता के आया, कॉमन बेस में आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था अल्फ़ा, याद रखिए इसको। कॉमन बेस में आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को जो था अल्फ़ा था, तो कॉमन एमिटर में वो हो गया आपका बीटा। तो इस तरह सा कॉमन कलेक्टर में हम उसको गामा लेते, कॉमन कलेक्टर में आप करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को गामा लेते हैं, तो गामा का वैल्यू जो आएगा, गामा का वैल्यू आपका आ जाएगा इधर IE/IB। गामा का वैल्यू इधर आपका आ जाएगा IE/IB, ठीक है। तो ये हो गया आपका गामा का वैल्यू निकल आएगा, इसको बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये है आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, गामा = IE/IB आपका मिल गया। तो अब जो बात करूं आपका, हाँ, गामा निकलने के लिए और एक फार्मूला है। अगर आपको अल्फ़ा दे के, जैसे कॉमन एमिटर में आपको मैं समझा दिया क्या, अगर बीटा का वैल्यू निकलने के लिए आपका अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है, आपको उसमें से बोला गया कि आप बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो उसका फार्मूला आपको बता दिया क्या, α/1 - α, ये था उस बीटा का वैल्यू इस तरह से। तो गामा में भी उसका एक फार्मूला है। अगर अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है और आपको पूछा गया है कि गामा का वैल्यू निकालना है आपको, तो गामा निकालने के लिए जो फार्मूला है, गामा = 1 - 1/α। ये जो फार्मूला है इसको भी आप याद कर लीजिए, प्रॉब्लम जो है इसमें से पूछता है। बट
आपको ये देखना पड़ेगा उसमें पूछा क्या है, कॉमन एमिटर का पूछा गया है, कॉमन बेस का पूछा गया है या कॉमन कलेक्टर का पूछा गया है। ये जो चीज़ को ध्यान करके आप प्रॉब्लम करेंगे। तो इसमें और एक बात कर लेते हैं सेम चीज़ इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में। इनपुट रेजिस्टेंस देखिए, इधर आपका बेस है, इनपुट बेस और कलेक्टर, इधर देखिए इनपुट दिया गया है आपका। तो इनपुट रेजिस्टेंस निकलने के लिए इधर आपका जो वोल्टेज है VCB है, ये इधर आपका वोल्टेज आ गया VEC। तो VCB को लेके VCB बटा IB अगर मैं कर लेता हूँ तो इनपुट का जो रेजिस्टेंस है मेरे को आ जाएगा, उसका वैल्यू पता चल जाएगा मेरे को। उस तरह से अगर मैं आउटपुट का रेजिस्टेंस जानना चाहूँ, अगर मैं आउटपुट का रेजिस्टेंस जानना चाहूँ तो आउटपुट रेजिस्टेंस का लिए आउटपुट का वोल्टेज क्या है VCE। तो VCE में किसको डिवाइड करेंगे IE को, तो IE को डिवाइड कर लेंगे तो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस जो है निकल आएगा। पर हाँ, इसमें एक चीज़ आपको मार्किंग करना पड़ेगा कि इनपुट रेजिस्टेंस में आपका जो है VEC कांस्टेंट रहेगा, एट VCE कांस्टेंट। तो दोस्तों आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने से ये जो वीडियो बहुत लेंदी होते जा रहा है क्योंकि यह आपका समझने का बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात कर चुके हैं कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के सारे जो कनेक्शन है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगले जो सेशन में हम बात करने वाले हैं वो है आपका उसका किस तरह का आप कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन में क्या क्या चीज़ है, उसका इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, उसका करंट गेन, वोल्टेज गेन, मतलब उसका एप्लीकेशन, सारे चीज़ के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। आज की क्लास आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय जगन्नाथ।